नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्पेन दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां मध्य प्रदेश ग्लोबल डायलॉग 2025 के अंतर्गत स्पेन के मैड्रिड में आयोजित इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम कार्यक्रम में प्रदेश की निवेश संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिष्ठित व्यापारियों से प्रदेश में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश को लेकर सार्थक बातचीत की गई है और साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों के बारे में भी अवगत कराया गया है, जिससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सीएम मोहन यादव का स्पेन दौरा है। आज उनके स्पेन दौरे का दूसरा दिन है। सीएम मोहन का ये स्पेन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश ग्लोबल डायलॉग 2025 का आयोजन यहां पर हुआ है और मैड्रिड में निवेश फोरम आयोजित किया गया, जिसके तहत यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे संवाद हुए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा भी हुई है। ऐसे में मैड्रिड में निवेश फोरम आयोजित होना यानी मध्य प्रदेश की गूंज जो है अब स्पेन में भी सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव यूएई के दौरे पर थे। 3 दिन उनका यह दौरा रहा और उसके बाद वो स्पेन पहुंचे, जहां पर स्पेन पहुंचते उनकी ओर से जो पहला बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि दुबई का दौरा ऐतिहासिक रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को शपथ ग्रहण पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि न्यायमूर्ति सचदेवा का अनुभव न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा देश की न्याय व्यवस्था की ओर अधिक सशक्त उसे बनाएगा और उन्होंने आशा जताई है कि नया कार्यकाल न्याय और संविधान की गरिमा को नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। दुबई की 3 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब स्पेन राजधानी मैड्रिड पहुंचे हैं, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। लेकिन ये सिर्फ एक और आधिकारिक यात्रा नहीं, ये मध्य प्रदेश की वैश्विक कद की गवाही है। सीएम मोहन यादव निवेश की नई कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहानी जो अब दुबई से होते हुए यूरोप तक गूंज रही है, जहां हर मंच पर हर मुलाकात में ये संदेश साफ दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश अब विश्व के सामने एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जब एक राज्य केवल नक्शे पर नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर उभरता है, जब कोई मुख्यमंत्री सिर्फ वादे नहीं बल्कि निवेश का विश्वास लेकर विदेशों तक पहुंचता है, और स्पेन 2 अलग अलग देश है,
दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन दो प्राचीन सभ्यताओं की आत्मा एक ही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अतीत के काल में जब दुनिया के अंदर अलग अलग मानव सभ्यताओं का अस्तित्व शुरुआती दौर में था, ऐसे में जिन देशों ने अपनी खुद की सभ्यता, अपनी पहचान बनाई, उस सच्चे अर्थों में मानवता के मूल्यों के आधार पर अपनी खुद की दुनिया में एक साख बनाई। स्पेन और भारत एक तरह से जुड़वा भाई है, भाई भाई है। इस नाते से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है, जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है $9.32 बिलियन का, यह आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से, हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। आज जब मैं आपसे एक बार फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है। और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है। और कई सारे हमारे अपने वहां के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये विदेश दौरा महज औपचारिकता नहीं, बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण वाले नेता की रणनीतिक पहल है। दुबई से लेकर मैड्रिड तक वे प्रदेश की ब्रीडिंग कर रहे हैं, एक ऐसे ब्रांड की जो भरोसे, नीति और अवसर का दूसरा नाम है। स्पेन को उन्होंने न केवल व्यापारिक साझेदार के रूप में देखा, बल्कि एक सांस्कृतिक भाईचारे की भावना के साथ संबोधित किया। भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों भाई भाई हैं। ये उनका दृष्टिकोण बताता है, जिसमें तकनीक, पर्यटन, संस्कृति और निवेश सभी को एक सूत्र में पिरोया गया है। मध्य प्रदेश केवल उद्योग स्थापित करने का स्थान नहीं, है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।
तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 3 दिवसीय दुबई यात्रा रही, जो कि स्पेन दौरे से जस्ट पहले थी। उनकी दुबई यात्रा कई मायने में ऐतिहासिक रही। उद्योग, निवेश, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई और रणनीतिक साझेदारी के लिए ये दौरा सिर्फ मीटिंग्स नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के वैश्विक मंच पर स्थापित करने की इसे कोशिश था। आपको दिखाते हैं 3 दिनों में क्या क्या बदला, कैसे ब्रांड एमपी ने दुबई में दर्ज कराई अपनी मजबूती से मौजूदगी। देखिए रिपोर्ट। दुबई में 3 दिन, लेकिन हासिल ऐसे जो सालों की तैयारी और दूरदर्शिता का परिणाम लगते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये 3 दिवसीय दुबई यात्रा सिर्फ एक प्रोटोकॉल विजिट नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक मिशन था, जिसमें निवेश, नवाचार, एमएसएमई कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक लॉजिस्टिक्स के भविष्य को लेकर बड़े स्तर पर संवाद हुआ। 3 प्रतिभाएं राज्य की ताकत हैं और अब वक्त है कि वे भी मध्य प्रदेश के विकास में साझेदार बने। उनकी मुलाकात अरब संसद के अध्यक्ष श्री मोहम्मद अल यामाही से हुई। इस शिष्टाचार भेंट में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के निवेश विदेशी नीतियां, सरल और पारदर्शी प्रक्रियाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नवाचारों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने श्री मोहम्मद अल यामाही को आगामी मध्य प्रदेश एनर्जी समिट में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण भी सौंपा। यात्रा का दूसरा दिन पूरी तरह दुबई के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश संवाद को समर्पित रहा। डॉक्टर मोहन यादव ने एक के बाद एक दुबई की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत बैठकों का सिलसिला शुरू किया। एयरवेज, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी और इनोवेशन सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ सीएम ने न केवल मध्य प्रदेश की संभावनाएं साझा की, बल्कि निवेशकों के साथ साझा हितों पर आधारित प्रस्तावों पर चर्चा भी की। बैठकों का फोकस था फास्ट ट्रैक अप्रूवल, नीतिगत पारदर्शिता और लॉन्ग टर्म विजन। सीएम ने पीएम मित्र पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को भी विस्तार से समझाया। ये दिन निवेश और विश्वास के बीच की कड़ी मजबूत करता नजर आया। इसी के साथ वे अबू धाबी स्थित है। उन्होंने एमएसएमई से जुड़े क्लस्टर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल को भी प्रमोट किया।
3 दिन की ये यात्रा सिर्फ मीटिंग्स और प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने दुबई और मध्य प्रदेश के बीच दीर्घकालिक व्यापारिक सहयोग की नींव रख दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में जो प्रस्तुत किया वो सिर्फ योजनाओं का खाका नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद मॉडल था जो वैश्विक मानकों पर खरा उतरता है। दुबई में मुख्यमंत्री की 3 दिन की यात्रा पर्यटन, खनिज, खाद्य प्रसंस्करण, IT, लॉजिस्टिक्स और MSME जैसे विविध क्षेत्रों को एक साझा मंच पर लाने में सफल रही। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव स्पेन पहुंच चुके हैं। मैड्रिड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वे ब्रांड MP की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उनके इस दौरे से न सिर्फ एक निवेश के द्वार खुलेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश की वैश्विक छवि और भी ज्यादा सशक्त होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। सोचिए कि ऐसा प्रदेश जहां गाय सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की नींव बन चुकी हो, जहां देसी नस्ल की हर गाय अब किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बन रही हो। और इस बदलाव के पीछे है वो सरकार जो सिर्फ योजनाएं नहीं बनाती बल्कि जमीन पर उन्हें उतार कर दिखाती भी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब गाय पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया इंजन बना रही है और लाखों किसानों को मिल रहा है रोजगार, आत्मविश्वास और एक स्थायी आय का जरिया। ये सिर्फ डेयरी नहीं, ये ग्रामीण क्रांति की शुरुआत भी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की धरती पर अब सिर्फ खेती नहीं बल्कि समृद्धि की एक नई कहानी लिखी जा रही है और इसकी शुरुआत हो रही है देसी गायों के संरक्षण से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाखों रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है। इसके तहत 3 प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इस योजना के तहत कोई भी किसान अब 25 देसी नस्ल की गायों के साथ डेयरी यूनिट शुरू कर सकता है। गायों की नस्लें भी पूरी तरह स्वदेशी, साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी। कुल लागत करीब 62.5 लाख रुपए की आती है, लेकिन किसान को केवल 15% यानी कि करीब 9,30,000 रुपए ही खर्च करने हैं। बाकी एक तरफ बैंक कर्ज देगा और दूसरी तरफ सरकार उठाएगी आधे से भी ज्यादा लागत यानी कि पूरे 31.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी। और ये योजना ऐसे 57 जनपदों में लागू की गई है जो डेयरी विकास के लिए उपयुक्त हैं। यानी सरकार अब सिर्फ वादे नहीं कर रही, जमीन पर क्रियान्वयन भी कर रही है। मिनी नंदिनी योजना। सरकार ये भी जानती है कि हर किसान के पास जमीन और संसाधन एक जैसे नहीं होते, इसलिए मिनी नंदिनी योजना लाई गई है उनके लिए जो सीमित संसाधनों के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब किसान 10 देसी गायों के साथ डेयरी शुरू कर सकता है। जरूरत होगी तो सिर्फ 1 एकड़ जमीन की और सरकार देगी 11.80 लाख रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें भी वही उच्च गुणवत्ता वाली देसी नस्लें शामिल की गई हैं। साहिवाल, गिर और थारपारकर। गाजियाबाद जैसे शहरी और ग्रामीण मिश्रित क्षेत्रों में भी इसे लागू किया गया है, जहां 8 यूनिट का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। ये योजना किसानों को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी अग्रसर कर रही है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। जिनके पास जमीन सीमित है या जो छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। इस योजना के तहत केवल 2 गायों से भी एक नई शुरुआत की जा सकती है और इसमें सरकार देती है अधिकतम 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये योजना लागू की गई है और सबसे ज्यादा जोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया गया है। इस योजना से अब महिलाओं को न केवल आमदनी का जरिया मिला है बल्कि सामाजिक पहचान भी मिली है। इन तीनों योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और अगर किसी को सहायता की जरूरत हो तो नजदीकी पशु चिकित्सालय, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उप दुग्धशाला विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, जहां कई राज्य किसान कल्याण पर चर्चा करते हैं। वहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही है। ये योजनाएं सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक सोच है।
आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव और आत्मनिर्भर भारत की। यहाँ गाय केवल पशु नहीं, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है और सरकार उस प्रतीक को संजीवनी देने में जुटी हुई है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, तब यूपी का ये मॉडल एक मिसाल बन रहा है, जहां किसान बैंक का मोहताज नहीं, योजना का भागीदार है। जहां देसी गाय के जरिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, गाँवों में पलायन रुक रहा है और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ये बदलाव ना तो अचानक आया है, ना ही सिर्फ भाषणों से। ये है जमीन से जुड़ी वो नीति, जिसमें नीति के साथ नीयत भी साफ है। देश की अर्थव्यवस्था जब गांवों से मजबूत होती है, तो असली विकास वहीं से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश अब उसी राह पर तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला हम सभी के लिए एक उत्सव का अवसर होता है। देश भर में शिव भक्त हरिद्वार आकर गंगा जल लेकर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं और सरकार का प्रयास है कि सभी शिव भक्तों का यहां स्वागत किया जाए। अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर जा चुके हैं। क्या कुछ आगे कहा है, सुनिए। सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, मां गंगा के भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं, क्योंकि पूरे देश का शिव भक्तों का जो कांवड़ यात्रा का केंद्र है वो हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास होता है। इसलिए भी हमको विशेष रूप से, चूंकि कई करोड़ों की संख्या होती है, उसके निमित्त सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो करनी होती है, वो करी हैं और अभी तक लगभग 1 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर जा चुके हैं और ये क्रम अभी चलने वाला है शिवरात्रि तक। जब तक हमारे शिव भक्त यहाँ आएंगे, हम सभी का स्वागत करेंगे। नहीं, सभी शिव भक्त कांवड़ियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब जो कि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ ने लोगों की रक्षा के लिए विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे, तो इसलिए अपनी छोटी मोटी परेशानियों को कई बार किसी भी प्रकार से उनको किनारे करते हुए अपने एक ध्येय से, अपना जो ध्येय है मां गंगा का जल लेकर जाना, भगवान को अर्पित करना और अपनी यात्रा से किसी को कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे, इनका मैं जरूर अपील करूंगा कि सभी शिव भक्त उसी प्रकार से अपनी यात्रा को पूरा करें और बाकी हम सब लोग, देवभूमि के लोग, पूरी तरह से सभी शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार। सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए। तो देवभूमि में कांवड़ियों का स्वागत हो रहा है और इसको लेकर सीएम धामी की ओर से भी जानकारी साझा की गई, जहां उन्होंने कहा है कि अब तक 1 करोड़ कांवड़िए जो है जल लेकर जा चुके हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह इसको लेकर सजग है और प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कांवड़िए पहुँच रहे हैं जल लेने के लिए, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। और प्रशासन की ओर से खासा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कई जगह से ऐसी अद्भुत तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में जगह जगह पर उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन ने खास तौर पर रूट डायवर्जन किए हैं ताकि यहां पर पहुंचने वाले तमाम कांवड़िए किसी भी दिक्कत से जूझते हुए नजर ना आए। और हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा पूरे भव्य स्वरूप में हो रही है और ऐसे में सीएम धामी भी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।